जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो मैं बदल नहीं सकता मेरे दोस्त, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, हौसला, मेहनत और जुनून आपके पास ये सब चीज़ें है तो दुनिया का कोई भी चीज़ आपसे मुश्किल नहीं होने वाला है। और ये ग्रुप डी और एसएससी जीडी क्या चीज़ है, ये सब तो चुटकी बजाते ही आपसे निकलने वाला है। तो ये आपका तैयारी इस ढंग से होने वाला है अब कि सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। आपका सपना, इच्छा, ख्वाहिश, चाह, अभिलाषा सब पूरा होने वाला है। तो इसलिए आप इस बार सिलेक्शन लेना है आपको तो वीडियो को पूरा देखें और सीधे एग्जाम से हम 2-4 नंबर चुरा लाएंगे। डायरेक्ट चुराने का सही तरीका है आप इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स करिए ताकि अगला वीडियो भी हम बनाए। ठीक है, एसएससी जीडी और ग्रुप डी पर मेरा यह पहला वीडियो है। इसके पहले एनटीपीसी पर बन चुका है और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बना हुआ है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके वो वीडियो देखें। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए कमेंट्स जरूर करें और इस वीडियो पर मिनिमम 1000 लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस बार जो है कि हमको एसएससी का कमर तोड़ना है और कमर तोड़ने के लिए मेरा पहला सवाल है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग जो है कि किस फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन है ए सरसों, बी में है धान, सी में बाजरा, डी में मूंगफली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी बाजरा। क्या हो जाएगा? सी बाजरा। हरित बाली रोग जो है कि बाजरा से संबंधित है। आपको दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। सब क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि नीचे दिया गया है, आप लोग फैक्ट को जरूर देखिएगा। चलिए, फैक्ट है कि धान में खैरा रोग जो है कि जस्ता के कमी से होता है। प्यारे भाइयों, ये आपको ध्यान में रखना है कि धान में जो है कि जस्ता की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं कि नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है वह तांबे की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? तांबे की कमी से होता है। ठीक है ना। आलू का ब्लैक हट रोग जो है कि यह भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ठीक है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है। तो यह रोग जो है कि जस्ता के कमी से होता है। आम बैगन का लिटिल लीफ रोग जो होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो है जस्ता की कमी से होता है। ठीक है। धान का अंगमारी रोग और गेहूं का टुंडू रोग, ये दोनों जो रोग है यह जीवाणु से होता है। धान का अंगमारी रोग, गेहूं का टुंडू रोग जो है कि जीवाणु से होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था? प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था? ऑप्शन है ए में टेरामाइसिन, बी में ऑप्शन है नियोमाइसिन, सी में पेनिसिलिन और डी में स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो प्रथम प्रतिजैविक कौन था, अर्थात प्रथम एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन जो है कि प्रथम एंटीबायोटिक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट मत छोड़िएगा दोस्तों, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फैक्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि पेनिसिलिन का खोज जो है कि 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन का अर्थात प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ए में है लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल या डी खुराना। तो इसका सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर मेंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी और ग्रुप डी पार कर जाना है तो इसलिए पूरा क्वेश्चन को भाई जरूर से जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वालक पैदा होता है। ज्वालक समझ रहे हैं ना कि ज्वाला, ज्वालक, ज्वाला, ठीक है। ए में उबलता हुआ पानी, बी में भाप जिसे स्टीम कहा जाता है, सी में गर्म हवा और डी में सूरज की किरण। तो इसमें से चारों में से क्या सही होगा? उबलता हुआ पानी या भाप या गर्म हवा या सूरज की किरण, चार ऑप्शन है, चारों में से क्या राइट होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भाप इज द राइट आंसर, क्योंकि भाप में जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा ज्वालक होता है, इसलिए स्ट्रीम जो है कि अगर आप भाप के आगे, अब अगर आपका स्किन पड़ जाता है तो भाप के आगे पड़ता है तो भात लेकिन सिझा देता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है। फैक्ट को मत छोड़िए, यही फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा, इसलिए दोस्तों फैक्ट को छोड़ना नहीं है, फैक्ट भूल के भी मत छोड़िए। देखिए, पानी की गैसीय अवस्था को भाप कहा जाता है, ठीक है। शुष्क भाप अदृश्य होता है जिसे हम देख नहीं सकते, विजुअल नहीं होता है, परंतु जब भाप में जल की छोटी छोटी बूंदें मिल जाती है तब उसका रंग सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेल के इंजन से निकलने वाली भाप में स्पष्ट जो है कि भाप जो है कि स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जल की बूंदें मिली हुई रहती है, ठीक है। जब भाप में जल की बूंदें उपस्थित होती है, ठीक है ना, तो इसे आर्द्र भाप कहते हैं। कौन सा भाप कहते हैं? आर्द्र भाप कहते हैं, क्योंकि उसमें नमी आ गया रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जल का गुप्त उष्मा जो होता है वह 4200 जूल होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इससे इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे देख लेते हैं। चलिए, फैक्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना हुआ एक सफ़ेद क्या है? चूर्ण है। सफ़ेद क्या है? चूर्ण है, ठीक है ना, जिसका उपयोग शैल चिकित्सा एवं मूर्तियों के ढांचा बनाने हेतु किया जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए, इसका अगला फैक्ट है कि इसका सूत्र जो होता है क्या होता है? सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। देखिए, रासायनिक प्रतिक्रिया होता है जिसका एक बार उपयोग किया जा सके, रासायनिक प्रतिक्रिया जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है या मूल अवस्था में लाया भी जा सकता है, वो भौतिक प्रक्रिया कहलाता है। जैसे लोहा में जंग लगना यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। भोजन का पचना एक रासायनिक प्रक्रिया है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एक रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, जबकि चीनी पानी का घोल यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसे पुनः हम पूर्वावस्था में ले आते हैं, ठीक है। तो जो पूर्व अवस्था में पुनः प्राप्त हो जाता है वो भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, लेकिन जिसे पुनः पहले की अवस्था में नहीं लाया जा सकता वहाँ रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है कि प्रयुक्त होता है? ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी में पॉलीएमाइड, सी में पॉलीथिलीन, डी में पॉलीकार्बोनेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलेट प्रूफ पदार्थ या जो जैकेट होता है बुलेट प्रूफ, उसको बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ए न्यूटन ने, बी मेंडल, सी डार्विन या डी आर्किमिडीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन साहब ने ही आपको नेचुरल सिलेक्शन का जो है प्रतिपादन किए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहले फैक्ट है
कि जिस प्रक्रिया के तहत किसी जनसंख्या में जैविक गुण कम या अधिक होता है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, जिसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं हो पाते हैं क्योंकि ए में शुक्राणु मर जाते हैं, बी में निषेचित शंकु नहीं बनता, सी में निषेचित झिल्ली बन जाती है, डी में अंडे में विकास प्रारंभ हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कि निषेचित झिल्ली बन जाती है। दोस्तों जब स्पर्म जब अंडे जब निषेचित हो जाते हैं उसके बाद स्पर्म को नहीं जाने देता है, एक झिल्ली बना लेता है अर्थात दीवार बना देता है अर्थात किवाड़ बना देता है और किल्ली लगा देता है, तो निषेचित झिल्ली बन जाती है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ए सोनोमीटर, बी क्रोनोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर या डी बोलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा भाई मेरे बी क्रोनोमीटर। क्या होगा? क्रोनोमीटर इज द राइट आंसर। तो जहाज़ों में समय मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर क्वेश्चन कि अल्फा किरणें होते हैं। अल्फा किरणें कैसे होते हैं? H+ आयन या हीलियम प्लस आयन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीलियम आयन के तरह ही होते हैं अल्फा किरणें अर्थात हीलियम प्लस आयन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कुछ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि अल्फा हीलियम की नाभिक की तरह होता है, अल्फा हीलियम की नाभिक की तरह होता है या धानाविष्ट कण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि वायुयान से जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वह नीला दिखाई देता है, क्या वह काला दिखाई देता है, या सफ़ेद दिखाई देता है, या लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों जब आकाश को देखिएगा ऊपर से ना तो यह एक काला दिखाई देगा क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, वैक्यूम है, खाली है और खाली जगह लंबी दूर तक देखने में काला दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर करा है कि निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें? एक्स किरण में या अल्फा किरण में या बीटा किरण में या गामा किरण में? किसमें होता है दोस्तों यहाँ ऋणात्मक? तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वह होता है बीटा किरण। किस पर? बीटा कण पर जो होता है कि ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फसल पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? ठीक है ना। तो कीट को यहाँ 4 अवस्था होते, किसी भी कीट का जो है कि वहाँ शरीर का जो कायांतरण होता है, रूपांतरण होता है, वह 4 अवस्थाओं में होता है, जिसमें एक अवस्था आपको दिया गया है अंडा, दूसरा प्यूपा और एक कैटरपिलर है कीट का प्रजाति हो गया और चौथा जो होगा इमेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कैटरपिलर जो कीट है वह सबसे ज़्यादा किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों कह रहा है कि इल्ली का ही दूसरा नाम कैटरपिलर है। क्या है? इल्ली का ही दूसरा नाम क्या है? कैटरपिलर है। और इसकी अधिकांश प्रजातियां जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां कीटभक्षी होते हैं। ठीक है ना। लेकिन कृषि विज्ञान में इसे कीट कहा गया है। क्या कहा गया है? कीट कहा गया है। ठीक है ना दोस्तों। कुछ कीटों के जीवन चक्र में कायांतरण जो होता है 4 अवस्थाओं में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके प्रथम अवस्था को भ्रूण इम्ब्री कहते हैं, दूसरा को डिम लार्वा कहते हैं, तीसरा को प्यूपा, चौथा को पूर्ण कीट कहते हैं। यह बगल में आपको एक मधुमक्खी के 4 अवस्थाओं को, शरीर कायांतरण के 4 अवस्था को दिखाया गया है, जिसमें भ्रूण कैसे बना, डिम कैसे बना, प्यूपा कब हुआ और पूर्ण कीट जाकर कब तैयार हुआ। तो इसे पिक को बढ़िया से देखिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? क्या भोजन का अवकरण नहीं हो पाएगा? क्या भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा? कि भोजन का पाचन नहीं होगा या भोजन का अवशोषण नहीं होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द हाउस, ऊर्जा घर कहा गया है। जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात है दोस्तों ना। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है यहां पर फैक्ट में कि पावर ऑफ द हाउस, ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या के थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन घर कहा जाता है। भोजन पचना मुख से प्रारंभ होता है तथा यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि पीछे बता चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है कि इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतलीय होती है या कोणीय होती है या रेखिक होती है या समचतुष्फलकीय होती है? तो इथिलीन अणु के जो आकृति होता है ना भाई, वह समतलीय होता है। कैसा होता है? समतलीय होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस बार RRC ग्रुप डी और SSGD को पूरा अपने चरम सीमा तक पहुंचाकर ही रहना है, दम धरना है। ठीक है, अर्थात सिलेक्शन पक्का कर लेना है। इस बार जो पक्का है तो पक्का है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अभी के लिए अभी काम करना ही होगा और अभी जॉब लेने के लिए अभी इस वीडियो को देखना ही होगा और यहां से 2-4 नंबर अपना पक्का कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक, डी एंडरसन। इसका सही जवाब हो जाएगा पोजिट्रॉन को खोज किया था डी एंडरसन। कौन? डी एंडरसन इज द राइट आंसर। चलिए फैक्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि पोजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। इस पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। कौन आवेश होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन 17 नंबर कर रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसे आइसोटोप अर्थात एक होता है आइसोटोप और आइसोबार, समस्थानिक और संभारिक। तो यहां समस्थानिक के बारे में पूछा जा रहा है। समस्थानिक की आपको परिभाषा इसमें से ढूंढना है। ए नंबर कर रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। क्या यह समस्थानिक का परिभाषा है? अगला कर रहा है प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सी में कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या जो है भाई आपस में बराबर होती है। और डी में कर रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका बी इज द राइट आंसर कि प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इससे संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। फैक्ट बहुत जरूरी है। चलिए क्या करा समस्थानिक संभारी के बारे में सो देखते हैं। करा है कि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। दोस्तों समझिएगा कि जिसका माथा पर मास अर्थात द्रव्यमान कहां होता है? मास, म से मास, म से माथा, मास होता है माथा पर और क्रमांक होता है नीचे। ये हाइड्रोजन को तीनों हाइड्रोजन के बारे में दिखाया गया है 1H1, 1H2, 1H3। तो नीचे 1 जो लगा हुआ है वो क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमांक कहलाता है। ठीक है ना। और ऊपर जो आपको लगा हुआ है माथा पर जो वजन है उठाए हुए 1 kg, 2 kg और 3 kg का, उसे भार कहते हैं अर्थात मास कहते हैं अर्थात द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना। तो जिससे परमाणु संख्या समान होगा, जिस तत्व का परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान भिन्न होगा, ठीक है, उसे हम समस्थानिक
अर्थात आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। लेकिन जिस तत्व के द्रव्यमान संख्या समान होंगे, मात्रा पर वजन बराबर होगा और क्रमांक भिन्न होगा, अर्थात नीचे वाला जो होगा वह अलग अलग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे आइसोबार्स कहेंगे, समभारी कहेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा सीखने को। तो सम मतलब होता है बराबर, भारी माने भार, समभार, भार समान उठौले है माथा पर सब। किसमें? तो देखिए 18 AR 40 है, अर्गन 18 40 है, पोटेशियम 19 40 है और कैल्शियम 20 40 है। तो सबका जो भार है 40 40 40 समान है और क्रमांक 18 19 और 20 अलग है, अर्थात आइसोबार्स कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 18 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके दीजिएगा। ठीक है, कि आइसोबार्स किससे कहते हैं। ठीक है, आइसोबार्स किससे कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।